क्रिकेट में बॉल लगने की दर्द आज भी दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा दर्द होती है जब ऐसा इंपॉर्टेंट बड़ा मैच सेमीफाइनल वन साइडेड हो जाए। साउथ अफ्रीका, इससे अच्छा यार आप ना ही आते सेमीफाइनल में। मेरे ख्याल से टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गंदी कप्तानी अगर किसी ने की है तो उसकी ट्रॉफी आप मार्करम को दे दें। इतनी गलतियां मैं आपके सामने आज ब्रेक डाउन करूंगा साउथ अफ्रीका की। मतलब क्या ये वही साउथ अफ्रीका की टीम थी जो अभी तक इस वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं हारी थी, जिनको रेड हॉट फेवरेट कहा जा रहा था? शायद अगर इंडिया कल क्वालिफाई कर गई तो फिर भी लोग ये बात कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका इंडिया को भी दोबारा हरा देगी। लेकिन ये साउथ अफ्रीका की टीम, अगर इनको चोकर्स कहा जाता है तो शायद वो वर्ड इन पे ही सूट करता है। मतलब आपने ओखे सोखे होके स्टर्ब्स और मार्को येंसन की पार्टनरशिप की बदौलत 170 बोर्ड पे लगा दिया। थोड़ा सा आपको मैंने चांस दिया मिड इनिंग्स में कि आपको थोड़ी सी एक फाइट शायद नजर आए। बड़े मैच का प्रेशर होता है, सेमीफाइनल, नॉकआउट। लेकिन जिस तरह की शुरुआत टिम साइफर्ट और फिन एलन ने प्रोवाइड की, इन दोनों पे तो अभी मैं बात करूंगा। मेरा सवाल आपसे यह है, कितने अरसे से आप देख रहे हैं इन दोनों को ओपनिंग करते हुए न्यूजीलैंड से? हो गए हैं ना आपको बहुत ज्यादा महीने, आपको हो गए हैं ना साल देखते हुए कि यही दोनों ओपन करते हैं। और जब ये फेल होते हैं तब भी करते हैं। यार ये टीमें इतनी प्रोफेशनल हैं कि अपने प्लेयर्स को फेल होने के बावजूद ये बैक करती हैं उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे। हमने कितनी दफा देखा कि टिम साइफर्ट ऊपर से तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, लेकिन उनकी जगह कभी नहीं छेड़ी गई। फिन एलन तेज खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं, लेकिन इनकी जगह कोई छेड़ता ही नहीं है। यानी आज पावर प्ले के अंदर ही 100 करके न्यूजीलैंड ने यह गेम साइड पे लगा दी थी। और वहां मार्करम ने भी पूरी कोशिश की हुई थी कि वो कुछ क्रिएटिव डिसीजन नहीं करेंगे, वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं करेंगे। टिपिकल गंदी कप्तानी जो अक्सर हमें क्रिकेट में नजर आती है, आज मार्करम की तरफ से वो थी। हालांकि फिन एलन ने सारे प्लान फेल किए, लेकिन शायद उनको शुरू में रोका जा सकता था। कैसे रोका जा सकता था? पहला ओवर ऑब्वियसली मार्को येंसन ने किया, दूसरा ओवर रबाडा ने किया, तीसरा ओवर मतलब तीसरे एंड पे लुंगी गिडी आते हैं, फिर कॉर्बिन बॉश आते हैं। एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई थी आपको पावर प्ले के अंदर कि आप कोई भी फास्ट बॉलर ले आओ, कीवी बैटर्स आपको आज चार्ज करेंगे। उनको बॉल फुटबॉल नजर आ रहा है, वो आपके स्लो बॉल को भी पिक कर रहे हैं, वो आपके बैक ऑफ द हैंड को भी पिक कर रहे हैं, वो आपके कटर्स को भी पिक कर रहे हैं। ये पावर प्ले में चीज तय हो गई थी, बल्कि पावर प्ले तो बहुत ज्यादा लेट है। ये शायद पहले 3, साढ़े 3, 4 ओवर्स में चीज तय हो गई थी। साउथ अफ्रीका का 3 ओवर के बाद एक जो वाहिद चांस था गेम में शायद थोड़ा सा वापस आने का, वो ये था कि आप चुप करके ना ये बॉल दे देते महाराज को, क्योंकि महाराज ने काफी दफा इनको कम बैक करवाया है जब इनको मार पड़ती है। लेकिन मैचअप एक ऐसा वर्ड आ गया क्रिकेट में जो कॉमन सेंस कप्तानों की ना खत्म हो गई है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल मैकुंची की तरफ से भी देता हूं। न्यूजीलैंड के ऑफ स्पिनर, उन्होंने दूसरे एंड से नई बॉल कराई, मैकोंकी जो भी उनकी प्रोनाउंसिएशन है। एक ओवर में वो 2 विकेटें लेते हैं और दोनों विकेटें उनकी लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट थी। एक उन्होंने आउट किया क्विंटन डी कॉक को, फिर उन्होंने आउट किया रिकल्टन को। उसके बाद मतलब ही वाज ऑन ए हैट्रिक, और उसके बाद सेंटनर ने उनको ओवर ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ऑफ स्पिनर को अब ज्यादातर डाला जाता है खब्बे के आगे। लेकिन ये कौन सा कानून है कि अगर राइट हैंडर आ जाएगा तो ऑफ स्पिनर बॉल नहीं कर सकता? मतलब उसके बाद नीचे डेविड मिलर भी आया, जिसको सेंटनर खुद प्रेफर कर रहे थे बॉल करना, वहां पे भी वो मैकोंकी को नहीं लाए। मतलब क्या सकलैन मुश्ताक दुनिया के अजीम ऑफ स्पिनर रहे हुए हैं, क्या वो राइट हैंडर को आउट नहीं करते थे? क्या वो लेफ्टी को आउट नहीं करते थे? करते थे ना। मुथाया मुरलीधरन नहीं आउट करते थे? करते थे ना। सईद अजमल नहीं आउट करते थे राइटी लेफ्टी दोनों को? करते थे ना। तो ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। और मुझे सेंटनर का वो डिसीजन समझ नहीं आया, क्योंकि आपने 170 करवा दिया, पार्टनरशिप लग गई मार्को येंसन की, पार्टनरशिप लग गई स्टब्स की। तो क्या फायदा एक ऐसे बॉलर का जो कि एक टाइम पे ही वाज ऑन ए हैट्रिक, लेकिन आपने उसको बचा के रखा, यार इसका ये मैचअप नहीं बनता। तो ऐसे मैचअप्स का क्या फायदा? और ये न्यूजीलैंड टीम की मैं बात कर रहा हूं, सेंटनर की मैं बात कर रहा हूं। आपके जो पाकिस्तान के कोच हैं माइक हेसन, वो भी न्यूजीलैंड से ही है ना। और आपको क्या T20 वर्ल्ड कप में ऐसे ही कुछ अजीब से मैचअप नहीं दिखे कि उस्मान तारिक 1 ओवर कर रहा है, 2 विकेटें ले रहा है, दोबारा नहीं आ रहा। साइम अयूब 1 ओवर कर रहा है, 2 विकेटें ले रहा है, दोबारा नहीं आ रहा। फिर उस्मान तारिक आ रहा है, 1 ओवर कर रहा है, 1 विकेट ले रहा है, लेकिन आगे नहीं आ रहा, दोबारा अगला ओवर करने नहीं आ रहा। ये चीजें नहीं आपने देखी? देखी है ना। तो ये मैचअप के मैं कोई बहुत ज्यादा अगेंस्ट नहीं हूं, मतलब मैचअप काम करते हैं, लेकिन मैं मैचअप को जितनी इंपॉर्टेंस देता हूं उससे थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको बेसिक क्रिकेट की सेंस होनी चाहिए, जिसको क्रिकेट की आई कहते हैं। आपको स्ट्रीट स्मार्ट कैप्टन होना चाहिए। और आज वही गलतियां मार्करम ने भी की हैं। अगेन हैं तो ये गोरे, ये मैचअप इनके
गिट्टे गोडों में बैठा हुआ है, ये उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। फास्ट बॉलर ऊपर से मार खा रहे हैं, लेकिन भाई साहब ने बॉल ही नहीं दी महाराज को। और तब दी पावर प्ले के बाद, जब मैच बिल्कुल साइड पे हो गया था। 9 विकेटों से न्यूजीलैंड ये मैच जीता है। फिन एलन, मेरा ख्याल है 33 बॉलों पे 100, न्यूजीलैंड की क्रिकेट की हिस्ट्री में ये पहले नंबर पे 100 लिख लो, इसकी इतनी अहमियत है 100 की। हालांकि गंदी फील्डिंग, गंदी अप्रोच, गंदी कप्तानी आपको साउथ अफ्रीका की तरफ से नजर आई है, बट अगर आप उनके नामों को भी देखो ना, मार्को यंसन 2.5 ओवर्स 53 रन, और ये हम किस मार्को यंसन की बात कर रहे हैं? उस मार्को यंसन की बात कर रहे हैं जो आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरा था, जिसने ऊपर से 55 रन कर दिए थे। और जब आप एज एन ऑलराउंडर, आपकी पहले बैटिंग आ गई है, आपने ऊपर से 50 लगा दी है, फिर बॉल के साथ ना आप एक डिफरेंट एनर्जी के साथ मैदान में उतरते हैं। उसने मार्को यंसन को नहीं छोड़ा। आप क्वालिटी देखो उनकी टीम में, कागिसो रबाडा, उसको भी नहीं छोड़ा। लुंगी नगीडी 2 ओवर में 22, वो साउथ अफ्रीका का इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट टेकर था, उसको नहीं बख्शा। आप कॉर्बिन बॉश को देख लो, पहले ओवर में 22 पड़ा उनको, 2 ओवर 35 ओवरऑल, उसको भी नहीं बख्शा। तो फिन एलन, और ऑब्वियसली इसमें आप टिम साइफर्ट का भी रोल देखेंगे, लेकिन ज्यादा बात मैं फिन एलन की इसलिए कर रहा हूं कि भाई उसका 100 है 33 बॉलों पे, और 8 छक्के 10 चौके। और जहां तक मुझे याद है, इन दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप पे इन्होंने 2 दफा 3 रन भी लिए हैं। क्या जरूरत है मतलब 3 रन लेने की? 4 ओवर्स में 48, 49, 50 होने वाला है, स्टिल दे वर पुशिंग फॉर 3 रन्स। मतलब एक आधा चौका आ जाता। ये हमें सीखने की जरूरत है इन टीमों से। मतलब उनका पावर प्ले अच्छा चला गया है, वो अगली बॉल पे, अगले ओवर की पहली दूसरी बॉल पे उन्होंने बाउंड्रीज ले लेनी है, ये सबको पता है। स्टिल वो 2 को कन्वर्ट कर रहे हैं 3 में। क्या जरूरत थी? क्योंकि स्टार्ट ही बड़ा अच्छा हो गया था, स्टिल वो पुश कर रहे थे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी बदौलत ये टीमें फाइनल में आती हैं। ये प्रोफेशनलिज्म होती है कि वो लाइट नहीं लेते। थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं इस गेम को ब्रेक डाउन करने के लिए। आप भी कहेंगे यार इतने मिनट के बाद ये शुरू से शुरू कर देता है, लेकिन हमारा तरीकाकार ही है। अच्छा, इस विकेट पे न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था, जो कि हर लिहाज से ठीक फैसला था। आज अगर न्यूजीलैंड ये गेम हार भी जाती ना, फिर भी ये ठीक फैसला था, क्योंकि कलकत्ता एक साइड की बाउंड्री बहुत ही छोटी है, दूसरी साइड की थोड़ी मीडियम साइज है, बहुत बड़ी ग्राउंड नहीं है कलकत्ता की, और यहां पे जल्दी सनसेट होता है, जिसका मतलब है कि ड्यू बहुत जल्दी आती है। और जब ड्यू जल्दी आती है तो आपकी कोशिश होती है कि आप यहां पे पहले बॉलिंग करें और बाद में आप बल्लेबाजी करें। उस दिन हमने वेस्ट इंडीज को भी देखा, उनको भी इंडिया के पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वाह भाई वाह, जिस ब्रांड की क्रिकेट न्यूजीलैंड ने खेली है वो बिलाशुबा डिजर्व करते थे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना। आप इमेजिन कीजिए कि एक सेमीफाइनल में आप 170 रन चेस कर रहे हैं और आप टारगेट सिर्फ 13 ओवर्स के अंदर अंदर चेस करें। यानी इतनी डोमिनेटिंग और इतनी अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिली है फिन एलन की तरफ से, जिन्होंने 33 बॉल्स पर सेंचुरी स्कोर की है, वन ऑफ द फास्टेस्ट सेंचुरीज इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप। वैसे अब न्यूजीलैंड की यह परफॉर्मेंस देखकर लग रहा है कि भाई शायद फिर अच्छा ही हुआ था कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की जगह T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, क्योंकि जो यूनिट दिखाई दे रहा है, चाहे बॉलिंग में लॉकी फर्गसन, मैट हेनरी, रचिन रविंद्रा या कप्तान मिचेल सैंटनर हो, और या फिर बैटिंग में जिस तरह का कॉम्बिनेशन इनके पास है, टिम साइफर्ट, रचिन रविंद्रा, फिन एलन, नीचे से ग्लेन फिलिप्स जैसे नाम, यानी हर चीज न्यूजीलैंड की इस टीम के पास मौजूद है। बट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है आज के एनकाउंटर में साउथ अफ्रीका की तरफ से। टूर्नामेंट की वाहिद अनबीटन टीम अगर इस तरह जो है वो हिम्मत हार जाए सेमीफाइनल में, तो आप शायद सोचते हैं कि यार ये जो चोकर्स नाम पड़ा है ये फिर ठीक नाम दिया गया है, क्योंकि ऐसा बैटिंग कॉम्बिनेशन साउथ अफ्रीका का, एडन मार्करम, कॉन्टेन डिकॉक, फिर स्टब्स उनके पास है, रायन रिकल्टन, इतने बड़े नाम है, सबके बावजूद यू वर 70 ऑट फॉर 5 और आप मैच शुरू होते ही शायद आप जो है ना आपके गुब्बारे से हवा निकल गई। आप जो बड़े मैच का प्रेशर है वो आप लेने में कामयाब नहीं हो पाए। और मैं मजहर अरशद साहब भी बड़े जबरदस्त स्टैटिस्टिशियन, उनका एक स्टैट पढ़ा था कि पिछले कुछ सालों के अंदर न्यूजीलैंड ने, साउथ अफ्रीका ने जितने भी T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस में सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया, सिर्फ एक बार वो जीते हैं और वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में अगेंस्ट अफगानिस्तान जीते थे। यानी ये साउथ अफ्रीका का ग्राफ रहा है कि वो कभी भी बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट मैच में किसी भी बड़ी टीम के अगेंस्ट जो है उनके अंदर वो एबिलिटी, वो स्किल सेट, वो प्रेशर में परफॉर्म करने की चीज जो है वो है ही नहीं। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड 2019 से लेकर अब तक 10 आईसीसी टूर्नामेंट में से 5 बार न्यूजीलैंड हैव क्वालिफाइड फॉर द फाइनल। इतना ज्यादा इंपैक्ट है कि अगर आप 50% ऑफ द टूर्नामेंट ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 7 इयर्स यू क्वालिफाई फॉर द फाइनल ऑफ 50% ऑफ द टूर्नामेंट, दैट गोज टू शो कि कितनी कमांडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है न्यूजीलैंड ने पिछले कुछ सालों में जो है वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में। अगरचे है बहुत छोटा मुल्क, पॉपुलेशन जो है उनकी लाहौर से आधी है, 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, फिर उनका
उनका जो रेवेन्यू है वो सरे काउंटी से भी कम है इंग्लैंड की। तो इन सब चीजों के बावजूद द वे न्यूजीलैंड हैज परफॉर्म्ड इज जस्ट एक्सेप्शनल। बट खैर कल के बड़े सेमीफाइनल की अगर बात करें तो इंडिया डेफिनेटली बहुत बड़ा एज और एडवांटेज है उन्हें ओवर इंग्लैंड, क्योंकि देखें एक चीज होती है मोमेंटम, फॉर्म सब कुछ एक तरफ है, लेकिन जो मोमेंटम है मुझे लगता है वो इंडिया के हक में जा रहा है दूसरे सेमीफाइनल को लेकर, कंसिडरिंग द फैक्ट कि जिस तरह उन्होंने एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल मैच में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज चेज किया, वहां से उनके पास वो कॉन्फिडेंस आया। संजू सैमसन की बारी हो, तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस हो, फिर कुछ हद तक पांड्या की कंट्रीब्यूशन हो, बॉलिंग में जिस तरह इंडिया के बॉलर्स ने परफॉर्म किया, चाहे वो बुमराह हो चाहे वो अर्शदीप सिंह हो, पूरे टूर्नामेंट में जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है, तो मेरे नजदीक इंडिया के पास होम क्राउड के एडवांटेज के साथ साथ जिस तरह इंडिया के पास मोमेंटम का एडवांटेज है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट बाजी लेके जा सकते हैं। दूसरी तरफ इंग्लैंड को इस चीज का आइडिया होगा कि वो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेल रहे हैं, उन्हें ऑब्वियसली एक हॉस्टाइल क्राउड मिलेगा, लोग जो हैं उनको सांस नहीं लेने देंगे, क्योंकि मैंने नेवर बीन टू मुंबई, नेवर बीन टू वानखेड़े, आई रियली विश कि मैं कभी जाके देख सकूं वो जो एटमॉस्फेयर है उसको हम वो कर सके, बट जिस तरह के सर्कमस्टांसेस आई डोंट थिंक सो ये कभी पॉसिबल हो भी पाएगा। बट जितनों से सुना सबसे यही सुना कि अगर मुंबई में या तो इंडिया खेल रहा है तो उनके अगेंस्ट जो भी टीम है उसकी खैर नहीं है क्राउड को लेकर, या फिर आईपीएल में अगर मुंबई इंडियंस खेल रही है उनके साथ कोई और भी टीम कंपीट कर रही है तो उसकी भी खैर नहीं। तो कल मुझे लगता है कि इंग्लैंड की जो है ना वो क्राउड के एतबार से तो बिल्कुल खैर नहीं होगी, बट ऑन पेपर आई वुड से इंडिया को अगर आपने रेट करना है तो आई वुड से 70% इंडिया, 30% इन द फेवर ऑफ इंग्लैंड फॉर द सेकंड सेमीफाइनल टुमारो। पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।